in relation to the economic impact of COVID-19 in the second wave. And myself, CA Lokesh Kasat, the chairman of Young Member Empowerment Group of the Jaipur branch, wants to welcome you. Friends, as we all know that Indian economy, which was showing the signs of recovery in the early 2021, but due to the second wave, it has a great impact, and many sectors of the business as well as the employment has suffered a lot. काफी कुछ ऐसा इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से क्या क्या फ्यूचर रहने वाला है, इस कंसेप्ट को देखते हुए हमने आज की सीपीई प्लान की है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, अभी जयपुर ब्रांच का वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है फोर्टिस हॉस्पिटल में ऑन 29 एंड 30 में। सो हमारे जो चेयरमैन है मिस्टर आकाश बरगोती, तो चेयरमैन सर अभी यहाँ पे मौजूद सीपी अपनी आज की मीटिंग में मौजूद नहीं है, बट अगेन उनके बिहाफ पे मैं आप सबका वापस से वेलकम करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े हैं आज के हमारे की नोट स्पीकर, सीए भी है सर, एंड सीएस सीएमए सब में रैंक होल्डर भी है, और अभी आईएएस सर एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, श्री ओम प्रकाश कसेरा जी। हम सर को आज सब सुनना चाहेंगे कि क्या आने वाला फ्यूचर रहने वाला है आफ्टर दिस सेकेंड वेव गेट ओवर। उससे पहले हमारे साथ जुड़े हैं हमारे अपने सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए प्रकाश शर्मा जी। सर का नाम ही काफी है और सर के आते ही एक किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी सीपीआरस में चार चांद लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और आप सबके लिए एक स्पेशल एड्रेस करें। ओवर टू यू प्रकाश सर। Respected Om Prakash Kasera ji, today's co-lead speaker and chief guest of the session, my younger brother, ex-chairman of Jaipur branch, Lokesh Kasat ji, moderator Raja, my seniors, my colleagues, and my young friends. I welcome you all in this very important topic, which is directly related to our profession, we professionals. COVID-2 and economic impact COVID-2. Friends, डिटेल में तो हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे कोविड-2 की, लेकिन जो जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, कोविड-2 का इम्पैक्ट इवन जो फिजिकली हम लोगों ने हमारे मेंबर्स को खोया, हमारे मेंबर्स के रिलेटिव्स को खोया, वो एक बहुत ही दुखद स्थिति है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमारे राजस्थान में इसमें जो कोरोना के केसेस हैं वो बहुत कम होने लगे हैं, डिक्रीजिंग साइड पे है, पर उसको हमको देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पिछले पूरे ऑलमोस्ट एक महीने से हमारा पूरा स्टेट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रही है, तब जाके ये स्थिति आ पा रही है। और ये कंडीशन कोरोना से फिजिकल डेथ की एक हमारे स्टेट में नहीं है, ये पूरे इंडिया में है, बिकॉज जो सेकंड वेरिएंट है उसमें कुछ भी असेस नहीं कर पाए हम, कोई एज नहीं रही, कोई किसी चीज की कोई लिमिट नहीं रही। हमने बहुत सारे यंग मेंबर्स को खोया, बहुत सारे यंग मेंबर्स के रिलेटिव्स को यंग एज में खोया, और अभी भी जो हालात चल रहे हैं वो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज, हो सकता है 7 जून के बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट इस लॉकडाउन को कम करे, लेकिन हमको पूरी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। और पूरी प्रिकॉशन से मेरा मानना है, मेरा मतलब है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो डिफरेंट नॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं, मास्क लगाना, वो सब तो है ही है। साइमल्टेनियसली आप सबको प्लीज वैक्सीनेट होना है, और उसके लिए जयपुर ब्रांच ने भी कैंप भी लगाया हुआ है। कल और आज 2 दिन के लिए हमारे पास 1000 रजिस्ट्रेशन थे फोर्टिस हॉस्पिटल में। कोई मेंबर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो और वो कराना चाहता है या उसके कोई रिलेटिव का करवाना चाहता है, तो अभी शाम तक हमारा ब्रांच का फोर्टिस हॉस्पिटल में पूरा इन्वॉल्वमेंट है, हमारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, आप जा सकते हैं। प्लीज 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 मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं।
और उसका रीजन बताता हूँ कि वैक्सीनेशन क्यों कराना जरूरी है। कि मेरा जैसा खुद का जो कि मेरा एक मेजर बाईपास हुआ है, उसके बाद भी 25 अप्रैल को मेरे को कोरोना हुआ था, लेकिन 16 अप्रैल तक को मेरा सेकंड वैक्सीनेशन हो चुका था। और मैं एक रेगुलर फिटनेस का ध्यान रखने वाला हूँ। मैं मॉर्निंग में मेरा 1 घंटे का रोज मिनिमम वर्कआउट करता हूँ। तो जो कोरोना में इवन जो 6 दिन बाद में मेरा HRCT हुआ, वो 0 आया था। तो हमको जो हमारे बस में है, उस चीज को हमको पूरा करके रखना जरूरी है कि वैक्सीनेशन जरूर करके रखें। 1 घंटा इन हालात में अपने आपको फिजिकल फिटनेस के लिए जरूर दें, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। और जिन मेंबर्स ने बेनेवलेंट फंड की मेंबरशिप नहीं ली है, ये मैं अभी इन दिनों जितने भी मैं किसी भी सेशन में मैं अपने विचार रख रहा हूँ, सबको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेंबर्स बेनेवलेंट फंड के मेंबर नहीं है, वो उसके मेंबर जरूर बन जाए। बिकॉज पहला सुख निरोगी काया, और इसमें इंस्टीट्यूट लेवल पे हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ इतना जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जस्ट कुछ दिनों पहले ही हमारी काउंसिल की मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमने बहुत बड़ा अमाउंट बेनेवलेंट फंड में इंस्टीट्यूट से ट्रांसफर किया है हमारे मेंबर्स की इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन वेव 2। इसमें हमारे साथ में जो आज हमारे प्रोफेशन के कुलीग हैं, CA ओम कसेरा जी, जो कि एक IAS ऑफिसर भी है और बहुत सारी डिग्रियां ली हुई हैं, तो वास्ट एक्सपीरियंस है और गवर्नमेंट मशीनरी में इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है। तो शायद ये हमको बहुत अच्छा इस बारे में अपने व्यूज से अवगत करा पाएंगे, हमको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन जो जो हालात चल रहे हैं फ्रेंड्स, वो बहुत टिपिकल है। और जैसे कि मैं आपसे कुछ शेयर करूं कि HDFC बैंक, जो कि पिछले कुछ सालों से नंबर 1 बैंक बना हुआ है इंडिया का, उसके कुछ दिनों पहले ही उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं HDFC बैंक के, मिस्टर जगदीशन, उनका स्टेटमेंट था, फॉर द फर्स्ट टाइम वी डू नॉट हैव visibility of what is going to happen, and hence near-term expectations are tepid. We may see a rise in loan delinquencies as business momentum and collections slow down, since the COVID-2 is much more than what we saw in the first wave, and the health of our staff is paramount. जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैंक इंडिया का है, इसने COVID-1 में भी ग्राफ ऊपर ही रखा था, लेकिन ये जस्ट कुछ दिनों पहले ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का स्टेटमेंट है। Friends, in the last 1 year, we have seen drastic changes in our profession also. Almost in all the major traditional line, income tax, GST, audit, things have changed drastically. All of a sudden, faceless assessment has come. Lots of GST certification has gone. Tax audit limit has increased by 10 crores. Even in last week of March, there was a circular by government that we will have to keep track of our clients' accounting software, that whatever changes they have made in a year, we'll have to report on that. Although that matter has been postponed for 1 year, but I'm very sure that from next year, it will be applicable. What it indicates, even in our profession, there is going to be a major change. Things will be very changed. When my only worry is that according to the institute's record, 72% chartered accountant practitioners are practicing in their individual capacity. And for them, there will be a big challenge, because the way all the 3 lines, where most of those 72% professionals are working in traditional lines, those have been changed. The model has changed drastically. Now, according to the circumstances, what I emphasize, now competition will not be a local or national. Competition will be global, and there will be within 2 to 3 years, sitting in one country will be giving advice to another country. So in this model, we'll have to think again our working also. If we are
working in individual capacity, then we'll have to choose one line and we'll have to be expert of that line. Then only we'll be able to survive. Otherwise, it will not be possible to survive in this present circumstances. Friends, few days back, there was a statement of IBM chief, Mr. Krishna, that cybersecurity is pressing issue of the decade. Years as cyber attackers are set to worsen in the present and coming years as hackers eye valuable data hosted on computers and enterprises servers. That is true. So another big challenge is the way technology is taking place in our profession, even our day-to-day life, that things have become very important to ourselves update regarding technology. And for we professionals, you will have to have update knowledge about the technology, because the big challenge will be to keep safety of our data as well as the data which are provided by our client, and our responsibility will be towards our client and even the third party liability due to, in case if the data are leaked from our office to third party liability. So in coming years, what I understand that we'll have to have a good budget of having insurance of our office also for these type of problems or this type of present positions to face. In last time, in last few months, in this wave 2, we are seeing that hospitality industry has gone down. Even the logistic industry, these are not giving good sign. Friends, one of the biggest CNF of North India is my client. In wave 1, I saw a graph, their graph going up. But in present circumstances, things are far different than wave 1. So that is a very, very alarming signal. You are seeing that the way rates of petrol and diesel has gone. Heating oil rates, which were around 100 rupees, 110 1 year back, now it is somewhere 180 rupees, 190 rupees. Stock exchange, ABC, things are going up line. But if you see, there are only few companies which are giving good results. And in all those companies are either IT companies or only few groups which are doing well. Employment conditions are not very well. Even labor laws have implemented in our country, and those labor laws will be applicable to our CA practicing professionals also. And hospital industry, I have told you, they are in real problem. All the staff, they are doing nothing. It is very problems on how to manage their salary. So these are the phases. In these circumstances, we'll have to take care of our office plus our clients' financial position. We'll have to advise them also, keeping ourselves fit and secure from any illness of this COVID problem. These are some very important aspects which we'll have to take care. Yes, one very good news I will like to share with you all, that at institute level, we have kept a very big budget for providing softwares to our members for doing all kind of work, particularly relating to practice in the profession. That budget is somewhere of 50 crore rupees, and we are in very advanced stage to bring 2 software for our members, which will be providing very soon, so that our members will be in a position to cope up according to the requirement of present circumstances. I will not take much of the time, and we'll all will be listening to Om Kasera ji. I'm very hopeful, and I'm very sure that it will be a very useful topic for we all. Will be updated by Om Prakash ji's special knowledge. Again, over to Lokesh. थैंक यू प्रकाश सर. सर, आपकी स्पीच हमेशा से ही जो प्रैक्टिकल चीज चल रही है उस पर रहती है और मेंबर को हमेशा से अच्छी चीजों के लिए गाइड करती है, जिसके लिए हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके रहते हुए बड़ा
गर्व महसूस करते हैं। सर, जैसा कि सर ने बताया फ्रेंड्स की बिल्कुल पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट आया है, अभी एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी 28 मई 2001 को रिलीज हुई, जिसमें बताया गया कि भी अराउंड 230 मिलियन इंडियन फेल बिलो द नेशनल मिनिमम एवरेज वेजेस ड्यू टू कोविड-19। हाउएवर 2020 में जिनका जॉब लॉस्ट हुआ था उनका जॉब वापस लगा, बट उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि वो पैकेज जो उनका 2020 से लॉकडाउन से पहले था और जो पैकेज अब लगा, तो वो उसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट है कि इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट रहेगी, और हॉस्पिटैलिटी जैसा सर ने कहा बिल्कुल जीरो पे आ गई है। बट हम चाहेंगे कि कसेरा जी हमें आगे के बारे में गाइड करे कि किस ढंग से इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट का आगे क्या प्लान रहने की संभावना है। तो ओम प्रकाश कसेरा जी को इनवाइट करने से पहले मैं हमारे आज के कन्वीनर डॉक्टर CS राजा भोज, हु इज आल्सो CA स्टूडेंट, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो एक बार सर की प्रोफाइल आप लोगों के आगे ब्रीफ अप करें। नमस्कार सभी को। हमारे मध्य में जो हमें आज कीनोट स्पीकर के रूप में मार्गदर्शन देंगे वो है श्री ओम प्रकाश जी कसेरा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि श्री ओम प्रकाश जी कसेरा सीकर के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो वर्तमान में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स निगम लिमिटेड में MD के रूप में कार्यरत है। सर, यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि आपके द्वारा जीवन में किए गए संघर्ष व सफलता को बताने का मुझे मौका मिला है। श्री कसेरा जी ने न केवल UPSC बल्कि CA, CS, CMA, BCom व MBA में रैंक हासिल की। सर, मुझे आपको यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि न केवल CA, CS व CMA प्रोफेशन से जुड़े लोग बल्कि जिनका IAS के रूप में सेवा देने का सपना है वो भी सर आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्वास परिषद एक ऐसी संस्था है जो शैक्षणिक चेतना, सामाजिक उत्थान, सरकार की जनोपयोगी सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना और परस्पर सद्भाव को लेकर के अनेक गतिविधियों का आयोजन करती है। वर्तमान समय में इस कोरोना महामारी के दौर में समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक सूचनाओं के अभाव में अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है व नकारात्मक माहौल बन रहा है। इसी के मद्देनजर हमारे द्वारा अनेक विषयों को लेकर विशेषज्ञ अतिथियों के साथ वेबिनार का आयोजन कर सही सूचनाओं को सभी तक पहुंचाने व सकारात्मक माहौल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कोरोना की दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव विषय पर इस वेबिनार का आयोजन आपके आतिथ्य व मार्गदर्शन में किया जा रहा है। आज की इस वेबिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, पोस्ट अकाउंटेंट, प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों के शोधार्थी, समाज के अनेक प्रबुद्ध जन व देश का भविष्य तय करने वाली युवा पीढ़ी आपका सर मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। सर, ऐसी महान शख्सियत जो हमारे मध्य में आज उपस्थित है उनको आप सभी की ओर से इस वेबिनार में मार्गदर्शन देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सर, स्वागत है आपका। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ पे थोड़ा पुअर कनेक्टिविटी है, मैं घर से ही इसको अटेंड कर रहा हूँ। तो लोकेश जी, एम आई ऑडिबल? वेरी मच सर। यस सर। सभी को पुनः मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रकाश सर, लोकेश जी, राजा बोध जी और सभी जुड़े हुए साथियों, मैं जो लोकेश राजा बोध जी ने मेरे लिए काइंड वर्ड्स इस्तेमाल किए उनके लिए राजा जी का धन्यवाद देता हूं। हालांकि सभी अपना प्रयास करते हैं और मैंने भी अपना प्रयास किया, इसके अंदर कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। आज का जो विषय दिया गया है हमें वो है इकोनॉमी पर कोविड-19 का प्रभाव और आगे हम इसको कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और मुझे टॉपिक भी बिल्कुल लास्ट में बताया गया और मेरी प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेंसी है वो भी बहुत ज्यादा रहती है, तो मैं कोई इसमें विशेष तैयारी नहीं कर पाया।
तो आप मुझसे सर जो आपका जो एक्सपीरियंस है वही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुझसे आप डेटा की उम्मीद मत कीजिए। मैं अपना एक, आप इसको एक आम उसकी तरह देखिएगा कि गवर्नमेंट में रहते हुए भी मैं उसका पर्सपेक्टिव भी देखा है, और एज ए प्रोफेशनल भी मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी पे प्रभाव समझने से पहले हम इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के बेसिक 3 स्ट्रक्चर में जैसे हम डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली एग्रीकल्चर, पशुपालन, डेयरी, फिशरीज, ये सारी एक्टिविटीज को मानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, एंड टर्शियरी सेक्टर बेसिकली सर्विस सेक्टर। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है, मोटा मोटे तौर पे हम बात करें तो 60% सर्विस सेक्टर, 20% मैन्युफैक्चरिंग और 20% प्राइमरी सेक्टर, प्लस माइनस 2-4%, पर मोटा मोटी इंडिया की इकोनॉमी का ये स्ट्रक्चर है। तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस सेक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। दूसरी बात, प्रोपोर्शन हम देखें पॉपुलेशन का, तो वो रेशियो आपको रिवर्स मिलेगा। वो रेशियो में आप 60% से ज्यादा लोग आपको जो 20% का सेक्टर अपना एग्रीकल्चर सेक्टर उस पर डिपेंडेंट है, और 20% आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, और 20% आप लोग कह सकते हैं कि अपन सर्विस सेक्टर में। तो ये बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी सा सिचुएशन है कि जो सेक्टर 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी को, उस पे 20% लोग डिपेंडेंट हैं, और जो सेक्टर 20% रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमी को, उस पे 60% लोग डिपेंडेंट हैं। तो ये तो अपन एक वो बात करते हैं। दूसरी बात, इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 90%, हम कह सकते हैं कि 85-80-90% इकोनॉमी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चलती थी, और 10% to 20% इकोनॉमी जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। उसके बाद 2 चीजें हुई, एक डिमोनेटाइजेशन हुआ, और दूसरा जो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ गवर्नमेंट के द्वारा, उसके द्वारा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, वो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वो रेशियो अब सिग्निफिकेंट, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट, अगर उस समय वो 15% का रेशियो था, तो अभी 30-35% इकोनॉमी जो है हम कह सकते हैं सेफली की ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी आ गई होगी। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया की जो मेजोरिटी वर्कफोर्स है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ी हुई है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो एक फायदा जो हमें देखने को मिला, वो मिला 2008 का जब इकोनॉमिक रिसेशन हुआ। क्योंकि हमारी इकोनॉमी मेजरली अनऑर्गेनाइज थी, इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, तो जो 2008 में वर्ल्ड में जो मंदी आई, जो बैंक कोलैप्स हुए यूएस में, उसका हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मेजरली अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर में थी। परंतु इसका नुकसान ये है कि यहाँ पे जो वर्कफोर्स है उस पे कोई लेबर लॉज या दूसरे लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और यहाँ पे जैसा अभी लोकेश जी कह रहे थे कि वेरी पुअर वेजेस, आज इंडिया में मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आज भी इंडिया में 5-7-8 हज़ार रुपए के अंदर आप कंप्यूटर ऑपरेटर आराम से मिल जाएगा आपको। एक पढ़ा लिखा आदमी जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो 5,000 रुपए, दैट इज लाइक $100 अ मंथ आपको मिल जाएगा। वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी। तो वेरी पुअर वेजेस उसकी रहती है। दूसरा, नो गारंटी ऑफ जॉब्स, उसको कभी भी हायर एंड फायर सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर में। तो जो लोकेश जी ने बात की कि जो कोविड की पहली वेव थी उसके बाद में कई लोगों का जो है नौकरी छूटा। स्पेशली आपने देखा होगा कि वो सीन सबको याद होंगे, रोज अखबारों में आपने पिक्स देखी होंगी, टीवी पे आपने देखा होगा, जो लेबर था अनस्किल्ड लेबर, उसने 1,000 2,000 किलोमीटर की यात्राएं की, पैदल वो लोग गए, सर पे गठरी रखे, साथ में बच्चे लेके, पूरा जो माइग्रेट उन्होंने किया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि वर्कफोर्स मेजरली आती है बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, वहाँ पे
वहां से उन्होंने पूरा इंडिया क्रॉस करके वो वापस अपने घर पहुंचे, और उनमें से कई लोग जो है उधर ही रह गए और कई लोग वापस भी आए। पर ये सेकेंड वेव के बाद में उस चीज में हमें वो देखने को मिला। तीसरे पर्सपेक्टिव से अपन अगर देखें, एक पर्सपेक्टिव की मैंने बात की डिफरेंट इकोनॉमी के सेक्टर्स कैसे, दूसरे मैंने फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात। तीसरे सेक्टर में बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी आज भी बहुत बड़ी यहाँ पे कंपनीज नहीं है, अभी भी डोमिनेंट जो है वो है इंडिया के 60% से ज्यादा बिजनेस या 70% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो आता है वो एसएमई से आता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, एक तो कैश लॉसेज हुए इनको, और दूसरा इनकी सबसे ज्यादा जो ये चीज अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये अपन ने इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के बारे में बात। अब इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो हम बात करें कि कोविड के बाद में क्या हुआ, उससे पहले समझते हैं कि कोविड से पहले इंडिया की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन। तो कोविड, इंडिया से पहले भी कोविड की जो इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन थी वो हम बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग उसको नहीं कह सकते हैं। जो फर्स्ट डिकेड था सेंचुरी का, उसमें अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। और 2011 के बाद में कई सारे फैक्टर के कारण जो इकोनॉमी पहले से ही प्रॉब्लम फेस कर रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, सेविंग्स में कमी आई थी, कैपिटल फॉर्मेशन में कमी आई थी, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और बैंक्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सारी पहले से चीजें थी। और फिर दो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इवेंट्स हुई, एक डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। यहाँ पे ना तो आज का विषय है ना यहाँ पे उचित होगा कि अपन उनके अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये चर्चा करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके सपोर्ट में फील कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में फील कर सकते हैं, पर इस बात में कोई शक नहीं है, सारे लोग इस एक बात पे एग्री करेंगे कि ये दोनों इवेंट जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टर्म्स में डिसरप्टिव थी। उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में जो भी पड़ेगा वो आप सबके सामने है। पर ये हम 100% तरीके से कह सकते हैं कि ये डिसरप्टिव थी इन नेचर। इन्होंने बैलेंस को शिफ्ट किया, और कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी चीज हो, तो उसको वापस बैलेंस में आने में और वापस रास्ते में आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये रास्ते में आ ही रहे थे कि अपना कोविड हैपन हुआ। तो प्री कोविड इकोनॉमी के कुछ हमारे प्लस माइनस थे, जैसे मैंने बात की, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, ग्रोथ रेट जो जीडीपी की फर्स्ट डिकेड में थी वैसी नहीं थी, उसमें कमी आई थी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही थी, कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कम हो रहा था, और बैंक्स की जो बात करें तो उनकी लैंडिंग परफॉर्मेंस में कमी आई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो रहा था, और मिडिल क्लास की इनकम में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई थी, सैलरीज नहीं बढ़ रही थी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो रियल परचेजिंग पावर उनका कम हुआ था। ये सारी चीजें हमारी माइनस थे। पर कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी जो प्री कोविड इकोनॉमी में हमारे साथ थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट ड्राइव होता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस से, क्योंकि ग्लोबल ऑयल का हमारे इंपोर्ट में एक मेजर शेयर है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करता है। और ऑयल बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में, हर इंडस्ट्री में ये चीज चाहिए होती है। और उस चीज की वजह से तो जो आप याद करेंगे कि जो मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट थी उसमें जो ऑयल प्राइसेस एक टाइम पे $150 पर बैरल के भी पार क्रॉस कर गया था, वो बाद में सिग्निफिकेंटली कम होके ऑलमोस्ट, एक बार तो बहुत कम हो गया था, पर इट स्टेबलाइज्ड ऑलमोस्ट $40-50 पर बैरल के आसपास, 1/3 जो प्राइसेस थी उसके में आके स्टेबल हो गया। तो एक इंडिया की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात थी। दूसरा, कोविड जब हुआ उस समय तक जीएसटी का जो इम्पैक्ट था वो काफी हद तक
मैच्योर हो चुका था, काफी हद तक इकोनॉमी ने उसको बैलेंस कर लिया था और इकोनॉमी अपने रास्ते पे निकल पड़ी। तीसरा, इंडियन जो एमएनसी हैं उनको बाहर अच्छी नजरों से देखा जाए। इंडिया का क्वालिटी जो है वो वर्ल्ड ओवर अप्रिशिएट किया जा रहा था, और इंडिया का जो पढ़ा लिखा यूथ है वो भी अपने आप में इंडिया के लिए एसेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूएस और चाइना का जो ट्रेड वार हुआ उसकी वजह से यूएस और अदर फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इंडिया के फेवर में, इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ चाइना देख रहा था, और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट सारे कंट्रीज ने अपने ट्रेड बात कर लो या इंडस्ट्री के लेवल पर भी अपन बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडिया को अपना फ्यूचर डेस्टिनेशन, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ इजी लेबर, स्किल्ड लेबर और डिपेंडेंसी, ये सब चीजों के लिए इंडिया को प्रेफर कर रहे थे। मॉनसून भी जो है वो लगातार पिछले कई सालों से अपना अच्छा आ रहा है, और आगे भी ये था कि ये कंटिन्यू करेगा। नई गवर्नमेंट के साथ में सब लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि जो ट्रेड लॉज हैं और जो एक गवर्नमेंट ने बिल भी दिखाई थी उनके अंदर भी अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे। तो इन सब की वजह से एक इंडियन इकोनॉमी में पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ था, डिस्पाइट जो उसके फंडामेंटल्स थे वो वीक हो रहे थे, उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी के सेंटिमेंट्स वर गुड। और फिर जो ये सब चल ही रहा था कि ये कोविड हुआ, तो कोविड नो डाउट एक मेजर इकोनॉमिकली डिसरप्टिव एक्टिविटी थी। इतना डिसरप्शन शायद 1930 की मंदी हमने नहीं देखी, पर जो डेटा बोलता है वो ये बोलता है कि 1930 की जो वर्ल्ड की मंदी हुई थी उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक डिसरप्शन कोविड से हुआ वर्ल्ड ओवर। 2000 का 93 का चाहे हर्षद मेहता घोटाला हो, या 2000 का केतन पारिक हो, या यूटीआई का जो स्कैम हो, 2008 की जो वर्ल्ड ओवर की मंदी हो, या 2016 की नोटबंदी हो, या उसके बाद में जीएसटी, ये सारे इकोनॉमिकली डिसरप्टिव इवेंट्स थे, पर जो डिसरप्शन इन सब मिलकर भी नहीं कर पाए वो अकेले कोविड ने कर दिया। कोविड के डिसरप्शन को देखने के लिए हमें सिंपली सबसे अच्छा, सबसे स्टेबल, अगर मैं इकोनॉमिक इंडिकेटर समझता हूँ, बिकॉज बाकी सारे डेटा रियल टाइम में अवेलेबल नहीं होते, बाकी सारे डेटा एक्चुअल नहीं होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं, पर एक डेटा मैं जो मानता हूँ किसी इंडियन इकोनॉमी कंटेक्स्ट के अंदर, वो है टैक्स कलेक्शन, स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग देयर बाय जीएसटी का कलेक्शन जितना अपना हुआ वो सीधे सीधे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को। तो आप देखेंगे कि मार्च 2020 में जब कोविड हुआ उससे जस्ट पहले अपना जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से प्लस मार्च का कलेक्शन जो था वो था, और अप्रैल में वो कलेक्शन रह गया सिर्फ 32,000 करोड़, यानी कि 30% पे अपनी इकोनॉमी आ गई। और जो चीज ये जीएसटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, बट हम इसको मेजर ले सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी सेम हुआ होगा, बल्कि इससे भी ज्यादा वहां पर डिसरप्शन हुआ होगा। धीरे धीरे वापस पिक करना चालू किया। मई में वो 62,000 करोड़ का इकोनॉमिक ये जीएसटी कलेक्शन था। जून जुलाई अगस्त में ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये 90,085-90,000 करोड़ रुपए के बीच में घूमता रहा। सितंबर से वापस अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिक करना चालू हुआ। अक्टूबर में 1 लाख को क्रॉस किया, 1,05,000 अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर जनवरी फरवरी में 1,15,000 के आसपास, और मार्च 21 के अंदर वो 1,25,000 1,23,000 करोड़ बन गई, अपना कलेक्शन हुआ। और अभी लेटेस्ट डेटा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है उसके हिसाब से अप्रैल 21 में हिस्टोरिकली हाई 1,41,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। तो ये हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक, हमारी जो इकोनॉमिक डाउनफॉल आया था कोविड की वजह से, वो कितना तेज गति से वापस हमने रिकवर किया। इकोनॉमी की रिकवरी जो जनरली एक्सपेक्टेड थी यू शेप रिकवरी होगी, उसके बजाय इकोनॉमी की जो रिकवरी हुई वो वी शेप हुई, मीनिंग देयर बाय कि बहुत तेजी से इकोनॉमी जिस तेजी से गिरी थी उससे ज्यादा कहीं तेजी से वापस उठी।
तो ये कोविड के जो, अब अपन बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पे कोविड का क्या फर्क, क्या कोविड 1 का क्या असर हुआ और कोविड 2 का क्या असर हुआ। कोविड 1 का असर मेजरली हमने डिस्कस किया अभी अप्रैल 21 तक इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने डिस्कस की। तो इसको कोविड 2 को जब अपन बात करते हैं तो कोविड 2 कोविड 1 की बजाय वो स्केल में अनप्रेसिडेंट था और बहुत स्कैरी भी था। कोविड 1 में हम लोग सुनते थे, पहली बार जो टोटल डेटा था, टोटल इन्फेक्शंस थे वो बहुत कम हुए थे और हम लोग सुनते थे तो बहुत कम कोई बैड न्यूज भी आती थी तो ऐसा लगता था कोई फ्रेंड का या फ्रेंड के फ्रेंड का कोई बैड न्यूज आती थी। पर ये जब कोविड 2 हुआ तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अपनी अगर फोन बुक चेक करें तो हमारी फोन बुक में 3-4 नंबर कम हो गए होंगे। तो डायरेक्टली सभी लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि उनकी नियर फैमिली में या नियर रिलेशन में या बिल्कुल नियरेस्ट जो फ्रेंड सर्किल है उसमें हमने किसी न किसी को खोया है। और 1 में और 2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि 1 ने मेजरली जो है एल्डरली पॉपुलेशन को अफेक्ट किया था और उन लोगों को अफेक्ट किया था जो जिनकी इम्यूनिटी वीक थी या जो कोमॉर्बिड जिनको अपन बोलते हैं, जिनकी और दूसरी तरह की कई बीमारियां थी। पर कोविड 2 में चूंकि वो सारी एल्डरली पॉपुलेशन को 1 और 2 के बीच में वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो गया था। इसलिए अगर आप डेटा देखेंगे तो 80% केसेस जो हैं वो बिलो 45 आए हैं कोविड 2 के अंदर। और उसमें जो एल्डरली पॉपुलेशन वैसे बाहर हो गई बिकॉज ऑफ कोविड 1 में वो अफेक्ट हो गए थे और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हो गया था। दूसरा जो बिलो 18 का एज ग्रुप है उसको थैंकफुली कोविड जो है उनकी नेचुरल इम्यूनिटी से ही ठीक हो जाता है। उनकी नेचुरल इम्यूनिटी इतनी ठीक होती है वो ग्रोइंग फेज में, तो उनको मेजरली उन्होंने अफेक्ट नहीं किया। पर इसने सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट किया वो किया 18 साल से लेके 45 के जो एज ग्रुप है, और वो ही किसी भी इकोनॉमी के लिए मेजर अर्निंग या मेजर ड्राइवर होता है, इंजन ऑफ ग्रोथ होता है। उस ग्रुप को सबसे ज्यादा कोविड 2 ने इम्पैक्ट किया है। आप इन्फेक्शन की बात करें और सिमिलरली वो चीज रिफ्लेक्ट करेगी आपको डेथ्स के अंदर भी। तो वो एक ऐसा एज ग्रुप है जिसके ऊपर उससे ऊपर वाले भी डिपेंडेंट रहते हैं और उससे नीचे वाले भी डिपेंडेंट रहते हैं। वो फैमिली का मेन अर्निंग मेंबर होता है उस एज ग्रुप में। और जैसे पहिए की धुरी जिस तरीके से होती है, पाइवोट ऑफ दी सर्कल, उस तरीके से पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और वही लोगों को इस कोविड 2 में इम्पैक्ट किया है। उनकी डेथ्स भी बहुत सारी बार हुई है, और अगर वो बचे भी हैं तो जो परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको उन्होंने सीवियरली अफेक्ट किया है। क्योंकि कोई भी उस समय पे, जैसा हम सब ने एक्सपीरियंस किया, रेमडेसिविर हो या टोसिलिजुमैब हो या हॉस्पिटलाइजेशन का 15-15, 20-20 दिन का खर्चा हो, एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो कितना मुश्किल होता है। और वो उसको इस तरीके से इम्पैक्ट किया कि वो परिवार की कमर जो है इकोनॉमिकली टूट गई है बिल्कुल। और वो जिन लोगों की नौकरी चली गई वो लोगों को भी वापस नौकरी मिलना मुश्किल है, और मिलेगी तो भी जो उनका स्किल सेट है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, या जो उनका वेज पहला जिस पे थे वो उसके हिसाब से उनको दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके से कोविड 2 ने हमको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है परिवार के लेवल पे, सोशल लेवल पे जाके। इकोनॉमी के लेवल अगर हम बात करें तो अपन सेक्टर वाइज इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसको कोविड ने, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, लार्जली अनअफेक्टेड रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि जो इसका एक तो ये बंद नहीं हुआ, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन होती है, तीसरा इसके जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो जमीन हो या पानी हो या बिजली हो, वो लार्जली अनअफेक्ट रहे हैं कोविड से।
तो थैंकफुली अपना जो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर है वो अफेक्ट नहीं रहा है। आप डेटा भी उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो इसकी एवरेज ग्रोथ है वो बनी रही है, और फूड ग्रेन का या दूसरा जो भी प्रोडक्शन है अपना वो इसमें अनअफेक्टेड है। पर इसका जो नेगेटिव फैक्टर वो ये रहा है कि फर्स्ट कोविड-1 में जो माइग्रेंट लेबर्स थे वो अपने परिवार में घर में वापस आ गए हैं, और काफी सारी वर्कफोर्स टू ए लार्ज एक्सटेंट, जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो बहुत सारी वर्कफोर्स वो प्राइमरी सेक्टर में जुड़ गई है, जिसका कोई इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में नहीं रहेगा। वो वर्कफोर्स नहीं भी जुड़ती तो भी हमारा प्रोडक्शन उतना ही रहता, और वो वर्कफोर्स जुड़ गई है तो भी हमारा प्रोडक्शन उतना ही रहने वाला है। तो ये एक चिंता का विषय है कि एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन टर्म्स ऑफ माइग्रेंट लेबर या अनस्किल्ड लेबर तो बड़ा है। बट प्रोडक्शन की बात करें या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये लार्जली कोविड से अनअफेक्टेड रहा है, और फ्यूचर में भी इसको अनअफेक्टेड रहने की पूरी संभावना है। इस पे कोई मेजर कोविड का इम्पैक्ट नहीं आएगा, फ्यूचर में भी वैसे ही जो है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये आ सकता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रोडक्शन थोड़ा इम्पैक्ट हुआ हो, या कोई और जो ऑटो इंडस्ट्री कुछ हद तक जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो, पर वो लार्जली वो लोग वो चीजें जो है प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इंडस्ट्री की अपन बात करें, सेकेंडरी सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की, तो ये अफेक्ट हुआ है। और कुछ इंडस्ट्री जो है वो मेजरली तौर पे तो ये डिसरप्टिव ही रहा है, और मेजरली तौर पे इंडस्ट्रीज पे नेगेटिव ही इसका असर पड़ा है। कुछ इंडस्ट्री जो है उनको फायदा भी हुआ है। तो सबसे पहले जिस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हुआ है फार्मा इंडस्ट्री। इस कोविड-1 हो चाहे कोविड-2 हो, उसमें आपकी जो भी गोली दवाई होती है या इंजेक्शन होती है या मेडिकल सप्लाई जितनी भी होती है या मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे रिसेंटली कोविड-2 में हमने देखा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग एकदम से बढ़ गई। तो फार्मा इंडस्ट्री को मेजरली तौर पे वैक्सीन की चाहे बात करो वो फायदा हुआ है, और आगे आने वाले समय में भी ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ग्रो करती रहेगी। इंडिया पहले से ही जो है वर्ल्ड की जेनरिक मेडिसिन की कैपिटल कहा जाता है। वर्ल्ड का जेनरिक मेडिसिन का मेजरली प्रोडक्शन हमारे यहाँ ही होता है, और आगे आने वाले समय में भी फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। पर इसमें भी एक चीज थोड़ा कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि मेनली जो फोकस रहा है वो कोविड और कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन पे ज्यादा रहा है। दूसरी जो बीमारियां हैं कुछ, जैसे फार्मा कंपनीज थी वो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट में डील करती थी, तो वो बीमारियों पे ध्यान हट गया है। सर्जरीज भी बिल्कुल इमरजेंसी हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो तो हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। तो इस वजह से उन पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है। बट इन जनरल फार्मा जो है वो अच्छा करेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। बात करें ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस भी आप देखेंगे मेजरली तौर पे इंपोर्ट होता है, और कुछ प्रोडक्शन इंडिया में भी होता है। इकोनॉमी जो इसका कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है इसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं पड़ा है, क्योंकि ऑयल एंड गैस में बेसिकली स्पेशलाइज या स्किल या सेमी स्किल्ड एटलीस्ट अपने को वर्कफोर्स चाहिए होती है। तो सेमी स्किल्ड और स्किल पे उतना फर्क पड़ा नहीं है जितना अनस्किल्ड पे पड़ा है। और वर्ल्ड में भी ऑल ओवर जो है पिछले साल पर एक बार तो जब ये कोविड हुआ तो नोबडी वाज श्योर, और प्राइसेस जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं जैसे मैंने बात की वो $25 से $30 पर बैरल की रेंज में चली गई थी लास्ट फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर, और वापस से उन्होंने पिक किया, और अभी जो है वो $60-65 के आसपास पर बैरल प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में। और ऑयल एंड गैस मेजरली उसी दिशा में चलने वाला है। मीडियम टर्म में इसमें हम कोई बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज नहीं देखते हैं, पर ये शार्प डिक्रीज भी नहीं देखते हैं। मीडियम टर्म में ये बना रहेगा जहाँ पे है। थोड़ा सा इम्पैक्ट जो इजराइल पैलेस्टाइन का हुआ उसमें पड़ने की संभावना थी, पर वो भी ओवर हो गया है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा ऐसे ही रहेगी, तो हम इसको कोई ये नहीं देखते कि कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई डिक्रीज होने वाला है ऑयल प्राइसेस में, या बहुत ज्यादा कोई
इंक्रीज होने वाला है। माइनिंग सेक्टर की बात करें तो माइनिंग सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी की तौर पे बात करें तो वर्कफोर्स की वजह से इसको थोड़ा सा धक्का लगा है, पर एक अच्छी चीज ये हुई है कि एक तो गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ, और दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड के फैक्टर्स, उनकी वजह से जो इंपोर्ट होता था मिनरल का वो अफोर्डेबल नहीं रहा है, तो लोकल मिनरल्स की जो मांग है वो मार्केट में बढ़ी है, और लोकल मिनरल्स की मांग बढ़ने से माइनिंग सेक्टर जो है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी अच्छा करेगा और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करेगा। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इसका कोविड का, वो आपके एक तो रिटेल सेक्टर पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। टेक्सटाइल, कंज्यूमर गुड्स, लेदर गुड्स, ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि लोगों का मूवमेंट रुक गया है, जो मार्केट में डिमांड है वो बाहर निकलेंगे ही नहीं लोग, तो ये सब चीजों के लिए डिमांड नेचुरल है कि कम होगी, और प्रोडक्शन भी इनका अफेक्ट हुआ है सबसे ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा ये सेक्टर जो है ये लोगों को एम्प्लॉय करते थे, पर इन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ठीक ठाक किया है, जैसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं एक बार डाउन हुई थी, वापस पिकअप की उन्होंने। मेटल्स जो हैं वो डाउन हुए थे, और उन पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं, इसलिए लोकल जो है मिनरल्स है या और है वो महंगा हुआ है। ऑटो इंडस्ट्री को हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये नीचे जाएगा, पर ऑटो इंडस्ट्री ने सिग्निफिकेंटली बाउंस बैक किया था। इसका रीजन ये था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करना चाह रहे थे कोविड के बाद में, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, तो अपना प्राइवेट व्हीकल जो बाइक अफोर्ड कर सकता था वो बाइक के लिए उसने सोचा, जो कार अफोर्ड कर सकता था उसने कार के लिए सोचा। यही रीजन था कि ऑटो ने वापस बहुत ही स्ट्रांगली बाउंस बैक किया था, पर ये कोविड 2 के बाद में वापस बहुत ज्यादा इस पर इम्पैक्ट आया है। बट ये मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑटो सेक्टर वापस बाउंस बैक करेगा, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग अवॉइड करेंगे और अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे फोकस करेंगे। अब अपन बात करते हैं, ये मोटा मोटी अपन ने बात की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। थर्ड लेवल पे अपन बात करते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। तो सर्विस सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूटर है, और ये ही सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ, और बहुत कम सर्विसेज ऐसे हैं जिनपे इनका इम्पैक्ट या तो लार्जली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ है या बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है सर्विस सेक्टर पे। कुछ सर्विसेज ऐसे हैं जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, उनको कुछ हद तक नेगेटिव हुआ, कुछ पॉजिटिव हुआ उनके लिए। तो मोटा मोटी तौर पे उनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो वैसा ही है जैसा था प्री कोविड और पोस्ट कोविड, बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे आप बैंकिंग की बात करो या फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो या ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स की बात करो, तो जहां पे कुछ नेगेटिव आया तो कुछ चीजें उस सर्विस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हुई, तो वो बहुत ज्यादा इसका पॉजिटिव या नेगेटिव मिला के इम्पैक्ट जो है ओवरऑल बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव नहीं रहेगा। पर कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे बहुत ज्यादा कोविड 2 के बाद में या कोविड 1 के बाद में भी और कोविड 2 के बाद में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा उनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। तो सबसे पहले उसके अंदर है आईटी बेस्ड जो भी टेक्निकल सर्विसेज हैं अपनी, वो उनके लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। फूड डिलीवरी जो है प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी मार्केट में डिमांड बढ़ी। मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फार्मा सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो मेडिसिन डिलीवरी से रिलेटेड हो, चाहे वो टेली कंसल्टेशन हो डॉक्टर्स का, इन सब के लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव रहा है, और इनमें आगे आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। तो ये इसमें हम सोच सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है सेक्टर के लिए। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स जो है उसके लिए भी ये अच्छा रहा है, क्योंकि लोकल जो है मार्केट बंद हो गया था, तो ऑनलाइन शॉपिंग भी जो है बंद हुआ है, बारिंग जो प्राइमरी सेक्टर के जो फूड वगैरह देते हैं, जो बेसिकली जैसे बिग बास्केट है उसके लिए अच्छा नहीं रहा, पर अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए ठीक रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा ग्रोथ अपन देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, बट जो
उसको ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो आए हैं, नए आए हैं, और पुराने प्लेटफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं। उसका रीजन यही है कि हम लोगों ने आना जाना सब जो लॉकडाउन की वजह से ब्रेक लग गया था, उसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन में भी एक अच्छा हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ रहने की संभावना है, क्योंकि लोग डर गए हैं और अब एवरीबॉडी वांट्स टू टेक इंश्योरेंस कि किसी को पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे ही हेल्थ एंड फिटनेस जो है, ऑनलाइन जो हेल्थ एंड फिटनेस मॉडल्स हैं, वो लोग भी, वो सर्विसेज भी इसमें अच्छा करेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म है, एंटरटेनमेंट, डिजिटल एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए भी ये घर में बैठे बैठे सब लोगों ने यही किया है, चाहे हमने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहा है। पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो सर्विस सेक्टर पे बहुत ज्यादा है, स्पेशली 3 सेक्टर जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इंडिया की मेजरली वर्कफोर्स अनस्किल से लेके स्किल वर्कफोर्स तक को एम्प्लॉय करते हैं, और बहुत ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं। बहुत एक बड़ा हिस्सा है इंडियन इकोनॉमी का जो इन चीजों पे डिपेंडेंट है, और वो 3 सेक्टर जो हैं वो कंप्लीटली लगभग जो है बंद हो गए हैं। वो है टूरिज्म, दूसरा है ट्रेवल, रोड एंड मतलब कार और एयरलाइंस, तीसरा है होटल्स एंड रेस्टोरेंट। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो इंडिया की बहुत बड़ी सर्विसेज, बहुत बड़ी जो एम्प्लॉयमेंट फोर्स है उसको एम्प्लॉय करते हैं, और ये अभी तीनों पे बहुत ही इसका इम्पैक्ट आया है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। पर मेरा गट फीलिंग ये है कि जैसे ही अनलॉकडाउन होगा, और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से और वैसे भी देखा है कि जैसे ही ये लॉकडाउन हटेगा उसके बाद में ये सेक्टर बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि लोग भले ही घर में रह के बिल्कुल बोर हो चुके हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा ही जैसे ट्रस्ट आया सिस्टम में कि हाँ अब हम बाहर निकल सकते हैं, तो एवरीबडी इज गोइंग टू गो आउट। वो ये भी एक आउटलुक है कि भाई अभी क्या पता कल हमारी डेथ हो जाए, कल मर जाए, तो आज ही एंजॉय कर लें हम लाइफ में जो कर सकते हैं। तो ये एक मैं जो फील कर रहा हूँ वो ये तीनों सेक्टर जैसे ही मतलब बहुत जल्दी तो नहीं, 2 से 4 महीने तो नेगेटिव आउटलुक ही रहेगा एक बार, प्रोवाइडेड ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कोरोना की 3rd वेव आती है कि नहीं आती है, और 3rd वेव आती है या नहीं आती है वो चीज डिपेंड करेगी कि हम लोग कितना अपना जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर पाते हैं, और उससे भी ज्यादा डिपेंडेंट ये इस चीज पे डिपेंड करेगी कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितनी जल्दी टेक ऑफ करता है और कितनी जल्दी हम लोग हमारे सभी लोगों को वैक्सीनेट कर पाते हैं। हमने अगर सारे लोगों को नहीं भी तो मेजोरिटी ऑफ लोगों को अगर टाइम पे वैक्सीनेट कर लिया, और कोरोना की 3rd वेव जो है वो हमने आने से रोक ली, तो आप देखिएगा नेचुरली ये तीनों सेक्टर इतने बाउंस करेंगे कि जो सिचुएशन कोविड से पहले थी उससे ज्यादा अच्छी सिचुएशन आप देखिएगा। होटल्स में जगह नहीं मिलेगी, रोड्स एयरलाइंस आपकी फुल हो जाएंगी, लोग ट्रेवल करेंगे, और ये तीनों सेक्टर बहुत अच्छे बाउंस बैक करेंगे। पर ये डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से इसको कंटेन कर पाते। ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट भी सफर किया है, जो फिल्म्स वगैरह हैं वो भी सब इसमें बनना कम नहीं है, थिएटर्स बंद है, तो वो सेक्टर भी बहुत ज्यादा हिट हुआ इस चीज से। एक ट्रेडिशनल हेल्थ वाला जो जिम्स एंड क्लब्स जो होते हैं वो सेक्टर भी बहुत नेगेटिव इस चीज से इम्पैक्ट हुआ है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर है, वो भी इससे बड़ा हिट हुआ है। तो ये अपन ने बात की कोविड-19 का सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट रहा है। अब इसका आम आदमी की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा, अपन सब इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम समझ सकते हैं कि लॉस ऑफ जॉब्स होंगे या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से जो है मार्केट में सप्लाई ज्यादा रहेगी लेबर की, तो या तो उसको नौकरी मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो उसके जो वेजेस जितनी उसको मिलनी चाहिए उसकी उतनी वेजेस उसको नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल और मेडिकल एक्सपेंसेस ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें रहेगा। सबके जो है हॉस्पिटल और मेडिकल एक्सपेंसेस इतने हो चुके हैं
इस पीरियड में। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो डिमांड रहेगी वो पुअर डिमांड रहेगी, जब तक फैमिली वापस स्टेबलाइज नहीं हो जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट में जो है डिमांड वो कम रहने वाली है और थोड़ा टाइम लगेगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक होने के अंदर। एक और चीज के बारे में जो मैं बात करना चाहूंगा वो ये है जिसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है और पड़ेगा भी, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। आप अपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की अलग अलग बात करते हैं, तो एक्सपोर्ट की अगर अपन बात करें तो एक्सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मतलब वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत गिरावट आई है और उसकी वजह से जो है एक्सपोर्ट बहुत हिट हुए हैं इंडिया के। पहली बात, एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर्स नहीं मिले। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर उनका चला गया। तो ये सारे फैक्टर की वजह से जो एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा वो बहुत ही हिट हुआ है और वो इकोनॉमी को भी हिट कर रहा है। दूसरा जो हमारी हिट हुए हैं वो इंपोर्ट भी हमारे पहले के मुकाबले बहुत कम हुए हैं और वो इसकी वजह से इसलिए कम हुए हैं क्योंकि जैसा यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेबर चला गया, वैसा ही वर्ल्ड ओवर कंट्रीज में हुआ है। तो बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और अनअवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वहां पे वो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुई जिनका हम इंपोर्ट करते थे। और उससे भी बड़ी चीज जो ये हुई है कि गुड्स प्रोड्यूस हुई है तो जो इंटरनेशनल ट्रेड जो जितना भी होता है वो वाटरवेज से होता है। वहां पे अभी कंटेनर्स इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और अगर अवेलेबल हो भी रहे हैं तो उनका फ्रेट जो है वो 3 से 4 गुना हो गया है। जो इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं वो वाउच करेंगे इस बात को कि बिफोर कोविड जो फ्रेट था इंटरनेशनल मार्केट में वो आफ्टर कोविड 3 से 4 गुना अभी फ्रेट हो गया है। उसके बाद भी जो है टाइम लैग, जैसे जो चीज पहले चाइना से मान लो 7 दिन में आ रही थी तो उसमें अभी करीब महीना भर लग जा रहा है। तो टाइम लैग जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है और गवर्नमेंट का पुश भी है आत्मनिर्भर भारत उसके ऊपर, उसकी वजह से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो इन सब की वजह से जो हुआ है हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुए हैं और एक तरह से थोड़ा ठीक भी है कि इससे जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा पुश मिलेगा। और यही रीजन है कि मैं माइनिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी माइंस की पोस्ट पे था और अभी मैं माइनिंग कॉर्पोरेशन है उसको हेड करता हूँ। तो माइनिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन लार्जली अनअफेक्टेड है, पर प्राइसेस जो अगर आप देखेंगे तो माइन की चाहे प्राइस देखो या मिनरल की प्राइस देखो तो मिनरल की प्राइस भी जो बिफोर कोविड थी उससे 1.5 से 2 गुना हो गई है। बिकॉज जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो गए और जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल विद इन इंडिया है उसी से हमको काम में लेना है। तो मिनरल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और माइंस की प्राइसेस भी बढ़ गई है। माइंस की प्राइसेस बढ़ने का एक रीजन तो ये है कि उसकी जो मिनरल्स है उनकी प्राइसेस बढ़ गई है और दूसरा रीजन ये है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में और ये जो कोविड हुआ इसके बाद में सब लोगों को ये लगने लगा कि पता नहीं कब हम निकल जाएं। तो जो पहले सिस्टम था कि हम लोग पैसा एक दूसरे को दे देते थे, इधर उधर कर देते थे, या एक ट्रस्ट था, सिस्टम इकोनॉमिक ट्रस्ट था, वो हिल गया है कहीं ना कहीं और सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे पास रहे। और उसी वजह से जो पैसा सबसे ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी का पैसा सबसे ज्यादा लग सकता है वो 2 सेक्टर हैं, एक माइनिंग और दूसरा रियल एस्टेट। तो इन दोनों सेक्टर में पैसा लगा है और उसी की वजह है कि माइंस की प्राइसेस जो बिफोर कोविड थी उससे लगभग 2 गुना अभी प्राइस हो गई है। और रियल एस्टेट में भी यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली। अदरवाइज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से रियल एस्टेट की प्राइसेस आधी से भी कम हो जानी चाहिए थी और फिर भी प्राइसेस समहाउ होल्ड किए हुए हैं। उसका रीजन यही है कि जो पैसा पहले लोगों ने किसी और को दे रखा था वो पैसा वापस अपने पास से लेकर और उसको रियल एस्टेट के फॉर्म में या माइन के फॉर्म में या जहाँ पे एक साथ पैसा लग सकता है उस फॉर्म में सब लोग रखे हुए हैं। गोल्ड की प्राइसेस का भी स्टेबल होने का यही रीजन है। इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसमें कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारे पास नहीं है और ये भी चीज जैसा मैंने हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं तो ये चीज भी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगी। तो अब हम आगे क्या देखते हैं, तो मैंने सेक्टर वाइज सारा आपसे डिस्कस किया कि हम लोग
सेक्टर वाइज क्या इम्पैक्ट आएगा, सोशल लेवल पे डिस्कस किया, इंडस्ट्री लेवल पे डिस्कस किया, इंटरनेशनल मार्केट का आपके साथ डिस्कस किया। तो आगे मेरे हिसाब से सेंटिमेंट विल डिपेंड ऑन, जैसे मैंने डिस्कस किया, थर्ड वेव और वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। शॉर्ट टर्म में मैं देखता हूँ 4-6 महीने में डिमांड पुअर रहेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, इंपोर्ट रेगुलराइज, एक्सपोर्ट रेगुलराइज नहीं होंगे। तो 4-6 महीने में तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा बाउंस बैक करने की मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। पर वर्ल्ड ओवर ही अगर आप देखेंगे कि अगर हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली कर लिया और थर्ड वेव को हमने रोक लिया, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा आपने देखा अभी ब्रिटेन में जैसे ही अनलॉकडाउन हुआ, देयर वाज नॉट अ सिंगल प्लेस ऑफ, जैसे पब कह लीजिए, वहां पे पब कल्चर बहुत ज्यादा है, या कोई हॉलिडे डेस्टिनेशन कह लीजिए, एवरीथिंग वाज फुल, मतलब उनकी वेटिंग लाइंस लंबी लंबी हो रही थी। तो वो चीज इंडिया में भी होगी, प्रोवाइडेड हम लोग इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कितनी जल्दी कर पाते हैं। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इकोनॉमी वापस बाउंस बैक करेगी, सिचुएशन गोइंग टू इम्प्रूव, पर कम से कम उस चीज को होने में 4-6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। और लोग, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ट्रेवल और एंटरटेनमेंट पे ज्यादा खर्च करेंगे पहले के मुकाबले। लोग जितना पहले करते थे कोविड-19 के मुकाबले, कोविड-2 के बाद में अगर हमने इसको रोक लिया और कोविड का भय एक बार निकल गया, तो इट इज गोइंग टू बाउंस बैक रियली हार्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रकाश जी और लोकेश जी टू टेक इट फॉरवर्ड। सर, इसमें जो आपने एक बात की, जो अभी जो मेरे को लग रहा था सर, कि जो अभी जो कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी बढ़ के आगे आ रही है। अभी हम जयपुर में भी अभी इन सारे हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने एक अच्छा मॉडल निकाला। इनको रीजनेबल 500-600 रुपए तक में इनको वैक्सीन मिल रही है। ये अपनी वर्किंग करके 2 तरह की वैक्सीन है, एक वैक्सीन को करीब 900 से लेके 1000 तक की रेंज में दे रही है, दूसरे को 1250 में दे रहे हैं। ये सारे हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं। इसमें जो कंपनियां हैं सर, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी आ रही है। अभी जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है, वो सारे सबका लगवा रही है, ऐसे जो वो सेक्टर अपने सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये लोग क्या कर रहे हैं कि सब अपने एम्प्लॉयज को ही नहीं, अपनी पूरी फैमिलीज को लगवा रहे हैं। क्योंकि ये इस सेक्टर में यदि अपने गवर्नमेंट के जो सीन लग रहा है सर, उसके हिसाब से हम बहुत ज्यादा कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो पेमेंट से जो अपने यदि कवरेज हो जाएगा, तो मेरे को लगता है कि सर 3 महीने में हम लोग काफी एटलीस्ट उस पोजीशन में आ जाएंगे कि जो हमारे डायरेक्टली जो अच्छी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जरा भी सेंसेबल जो मालिक लोग हैं, वो लोग अपने एम्प्लॉयज को कवर कर रहे हैं। हम जैसे अपन जैसे भी छोटे लोग आज सोचते हैं, अभी मौका लगा तो हमने भी अपनी मेड सर्वेंट को सबसे पहले कराया, उनके घर में जितने लोग हैं उनको कराया। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो इंडियन सिटीजन कोशिश कर रहे हैं, वो कितना कर पाएंगे उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा सर। देखिए, जैसा आपने बताया, टोटल हमारी पॉपुलेशन जितनी है उतनी है, और टोटल वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी जितनी है उतनी है, आगे भी जितनी है उतनी रहेगी। तो भले ही हम उसको कंपनी के माध्यम से लगवा रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक डोज कंपनी के माध्यम से, प्राइवेट के माध्यम से इधर लगी, वैसे साइमल्टेनियसली दूसरी डोज गवर्नमेंट के माध्यम से कम हो गई। अल्टीमेटली टोटल, चाहे वो प्राइवेट के माध्यम से लगे चाहे वो गवर्नमेंट के माध्यम से लगे, टोटल उतने ही लोगों को वैक्सीनेशन होना है जितनी की हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो पर इस चीज से, जैसा आप बता रहे हैं, इसको आप चाहे क्रूडली बोल दीजिए कि प्रायोरिटाइजेशन जो है वो इससे ऐसा हो जाएगा कि जो लोग इकोनॉमिकली उसको अफोर्ड कर सकते हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डायरेक्टली रिलेटेड है। और ये चीज ऐसी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे को हो गया और मैंने अपने आप को सेव कर लिया। तो अगर सामने वाले को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल दूं या मेरा एग्जांपल दूं, आपने अपने घर में अगर मान लो सारे लोगों को वैक्सीनेट कर लिया, तो अगर आपका नौकर है, आपका ड्राइवर है, आपका रसोई है, अगर आपने उसको वैक्सीनेट नहीं हुआ, तो वो हमेशा चांस आपके पास रहेगा कि वो उसको कहीं से लेके आ जाएगा। तो ये ऐसा एक इकोसिस्टम ऐसा है कि आप उससे, जब तक वो सभी लोग उससे कवर नहीं होंगे, चाहे वो अपने कम प्राइवेट लोग हो चाहे वो सरकारी तौर पे हो, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सिस्टम के अंदर। ये सर समझदार लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने, जैसे मेरे भी ड्राइवर था, उसने वो बोले सर मैंने तो लाइफ में आज तक इंजेक्शन नहीं लगवाया। मैं तो, अरे हमने कहा ये इंजेक्शन ही छोटा सा वैक्सीनेशन है। उसके लिए पहले 2 बार अरेंज किया तो भाग गया।
बड़ी मुश्किल से तीसरी बार उसको समझाना पड़ा कि तेरे को मेरे पास नौकरी करनी है, तेरे को वैक्सीनेट होना जरूरी है, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि तू मेरे पास काम करे और तेरे वैक्सीनेशन नहीं हो। तब जाके उसने बड़ी मुश्किल से एग्जैक्टली तो ये सभी लोगों को लगना जरूरी है। सभी लोगों को जब लगेगा तो उसके बाद में फिर हम लोग सेफ हो पाएंगे या सिस्टम में कॉन्फिडेंस या सेंटिमेंट पॉजिटिव हो पाएगा। सब यूरोप में, यूएसए में तो $1250 दे रहे हैं सब उसको, इवन उसको लाने ले जाने का सब गवर्नमेंट चार्जेस दे रही है, वो सब फ्री है कि सब आप यदि लगवाओगे तो हम आपको $1200 दे रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, बिकॉज वो उनको ये कंसेप्ट समझ में गया। हांगकांग का मैं पढ़ रहा था, बाग के अंदर न्यूज आई थी, हांगकांग में सिर्फ अभी 12.5% वैक्सीनेशन हुआ है और उन लोगों का पता नहीं क्या रेजिस्टेंस है। तो हांगकांग की पता नहीं गवर्नमेंट ने निकाली है या किसी आदमी ने निकाली, वहां पे स्कीम निकाली है कि उसको वैक्सीनेशन लगाएगा तो उसको वो लॉटरी करेगा, ड्रॉ निकालेगा और उसको 10 करोड़ रुपए का फ्लैट देगा, अगर जो भी मतलब उसका फर्स्ट प्राइज विनर होगा। तो बाय ग्रुप अपने को, जैसा मैंने बताया कि आपने खुद को वैक्सीनेट कर लिया पर सामने वाला अगर वैक्सीनेट नहीं है तो उसका होल पर्पस गेट लॉस्ट। तो वैक्सीनेट तो सबको ही करना पड़ेगा अपने को, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे आपका कुक हो, कोई भी हो, मतलब उनको सबको ही आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज चांस तो हमेशा रहेंगे कि वो कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो जाए। बिल्कुल, वो तो एक्सपर्ट वही कहते हैं सर, हर्ड इम्यूनिटी थी हम तब मान पाते हैं जबकि 70% लोग किसी भी देश के वैक्सीनेट हो जाते हैं। उसके लिए अभी ये सब भी बातें कहने की बातें हैं। पहले जो अभी नोबडी नोज कि आगे क्या होगा या प्रेजेंटली क्या हो रहा है। पहले कहते थे कि 50% पे हो जाएगा, फिर कहने लग गए कि वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हो जाएगा। अभी जो नेचुरली ही जो जिनको कोविड हो गया वो उनका एक तरह से नेचुरल वैक्सीनेशन हो गया, उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बन गए। तो अभी भी अगर आप सिचुएशन देखोगे कि 10-1% लोगों को तो हमने आर्टिफिशियली वैक्सीनेट कर दिया है, और उसके अलावा जो कोविड 2 के बाद में तो कोविड 2 का इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा रहा है। तो मुझे एक्सपेक्ट क्योंकि उस समय भी आप सीरो सर्वे हुए थे कोविड 1 के बाद में भी, तो 25-30% पॉजिटिविटी मतलब 25-30% एंटीबॉडी आ रही थी लोगों में। तो अगर आप अभी सीरो करेंगे तो मेरे को लग रहा है 60-70% लोगों के तो वैसे ही नेचुरल वैक्सीनेशन या आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन हो चुका है। बट वी आर फार फ्रॉम दिस हर्ड इम्यूनिटी। तो आई डोंट नो मतलब वेयर इट इज गोइंग टू गेट स्टॉप्ड। ठीक बात है, दैट इज वेरी ट्रू। अभी तो थर्ड वेव के कारण से जो एक्सपर्ट ने डिक्लेयर कर रखा है, सब लोग बहुत ही टेंस हैं कि वो थर्ड वेव में क्या होगा, कैसे होगा, सारे प्रिपरेशन, सारे जब जगह जल रही है सारे, वो सब भी अनुमान ही है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखेंगे कि फर्स्ट वेव में जो हुआ वो एल्डरली पॉपुलेशन को हुआ, सेकंड वेव में मिडिल एज पॉपुलेशन को हुआ। तो अब ये लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि थर्ड, उसका रीजन यही है क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद में एल्डरली पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो गया था, सेकंड वेव के बाद में जो अडल्ट पॉपुलेशन का मेजर वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो इसलिए ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव में चिल्ड्रन। पर उसमें जैसा एक दो फैक्टर है, एक तो क्या है कि मुझे लगता है कि अगर हम वैक्सीनेशन सही कर लेंगे अडल्ट पॉपुलेशन का तो थर्ड वेव विल नेवर कम। बिकॉज एक तो जो पॉपुलेशन है बिलो 18 उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, थैंकफुली ये अपना जो डेटा अभी तक का है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है। वो भी जाता है उसको तो सिम्टम आते नहीं है तो आते भी हैं तो माइल्ड सिम्टम आते हैं और वो ठीक हो जाता है। जब मैं लास्ट सितंबर-अक्टूबर के अंदर मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ था, मैं वाइफ हो गए थे, दोनों बच्चे भी हो गए थे, तो थैंकफुली उनको कोई सिम्टम मेजरली आए नहीं, वो वैसे ही खेलते कूदते रहे जैसा वो करते हैं। तो एक तो वो चीज है, और दूसरा जब कैरियर से नहीं मिलेंगे वायरस को, जब मेजोरिटी पॉपुलेशन वैसे हो जाएगी तो इट इज नॉट गोइंग टू गेट स्प्रेड दैट। क्योंकि ये जो अपन अगर बात करें तो ये एपी में नहीं बढ़ता या घटता, ये जीपी में बढ़ता या घटता है। तो जितने ज्यादा लोगों को अगर अपन कर देंगे तो उतना ही ज्यादा ज्योमेट्रिकली अपन इसकी प्रोग्रेशन को रोक देंगे। तो ये तेजी से ही नीचे आ जाता है। आपने भी देखा होगा जितनी तेजी से बड़ा होती तेजी से ही, चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो, एकदम नीचे गिर जाएगी। ठीक बात है। तो ये चीज will hold true for next phase also. Very true. थैंक यू सर। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट, किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो वो चाहते हैं कि अपने जो आज के हमारे कीनोट स्पीकर है कसेरा जी वो आंसर करे, तो प्लीज आप उसका एक पर्सनल चैट आप मेरे को। ये राकेश जी ने किसी ने हाथ उठाया। अच्छा राकेश जी, एक मिनट राकेश जी। यस सर, अनम्यूट करें राकेश जी। यस सर। हाँ जी सर, मेरा ये पूछना है कि आफ्टर पोस्ट कोविड डे व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आवर प्रोफेशन।
देखिए ये तो प्रकाश जी ज्यादा अच्छे तरीके से बता तो पाएंगे। इसका तो मैं यही कहूंगा कि इसका आंसर तो मैं देना चाहूंगा। सर आप एक चीज को रियलाइज कीजिए राकेश जी की 13 अगस्त से लेके जो अपना 31 मार्च खत्म हुआ, उस टाइम में जो मैंने आपको जो मेरी इनिशियली जो मेरी स्पीच थी मैं उसमें एक ही बात समझाना चाह रहा था कि जो हम लोगों की एक प्रैक्टिस थी कि हम अपने क्लाइंट के लिए असेसमेंट कराने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते थे, कमिश्नर इनकम टैक्स के पास अपील के लिए जाते थे, इवन ट्रिब्यूनल में जाते थे, वो तीनों चीजें फेसलेस हो गई है। मिस अब उसमें उस फील्ड में वही लोग सर्वाइव करेंगे जो कि उसके पूरे एक्सपर्ट होंगे, जो कि रिटर्न उनकी बहुत अच्छी होगी, रिटर्न में अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते होंगे, उन लोगों के लिए होगी। अभी अपन लोग बहुत सारे जीएसटी में सर्टिफिकेशन का काम करते थे, लेकिन जो इस बार जो अपना बजट आया उसमें वो सब चीजें हटा दी गई। इवन जो टैक्स ऑडिट जो उसकी लिमिट 2 करोड़ थी वो 10 करोड़ कर दी, और साथ में मार्च के एंड में एक सर्कुलर आया जिसको एक बार पोस्टपोन कर दिया गया कि साहब जो आपकी क्लाइंट की जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर वो जो यूज कर रहा है उसकी ट्रेल आपको रखनी पड़ेगी कि उसने साल में क्या क्या चेंजेस किए। ये सारे क्या इंडिकेट करते हैं कि साहब आने वाले टाइम में सिर्फ एक ऑडिट होगी, वो ऑडिट होगी सिस्टम ऑडिट, और एक रिटर्न फाइल हुआ करेगी, वो इनकम टैक्स के लिए भी वही होगी, अपने जीएसटी के लिए भी होगी, सारे डिपार्टमेंट के लिए सेम होगी। राकेश जी 2016 में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया था, डेटा माइनिंग करके उसका नाम था, और उसकी नोडल एजेंसी बनाया था सीबीडीटी को, और उसका रोल है कि अभी वो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करे जा रही है, प्लस मेजोरिटी अपने सिटीजन्स को वो आधार कार्ड और पैन कार्ड से कनेक्ट करे जाती है, और काफी एक्सटेंट तक वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। एंड आपसे शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो नेक्स्ट ईयर से आप एमईएफ फॉर्म भरेंगे, वो नेक्स्ट ईयर से आपको एमईएफ फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज अपने मेंबर्स को हम लोग गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के कारण पैन कार्ड से लिंक कर रहे हैं। उसके बाद में 2 ही इन्फॉर्मेशन होती थी, या तो मेंबर से रिलेटेड खुद की इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी होगी, और जो पैन कार्ड है वो डायरेक्टली लिंक होगा, तो आपकी जो भी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इनकम लेनी है वो हम डायरेक्ट ले लेंगे, तो हमको इवन एमईएफ फॉर्म भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपको या हमको समझना है फ्रेंड्स कि जिस मॉडल में अब जो हमारा प्रोफेशन आ गया है, हमको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। एक साइड हमको अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना पड़ेगा, दूसरी साइड जो अब कंपटीशन है, बिकॉज डिस्टेंस इस पैंडेमिक में और कुछ क्या कि हुआ नहीं है क्या हो, जो डिस्टेंस है वो समझा दिया कि डिस्टेंस इज नॉट एन इशू नाउ। आप कहीं भी बैठे, यदि आप में नॉलेज है वो उस नॉलेज को आप कहीं पे भी उसको एनकैश कर सकते हैं। आप बाहर बैठे किसी भी दूसरी कंट्री के भी क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं, और ये सिस्टम चालू हो गया है ऑलरेडी, काफी अच्छी स्टेज पे आ गया है, आने वाले 2 से 3 साल में बहुत काफी एक्सटेंट पे आ जाएगा। यहाँ आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो कोविड के बाद में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है ऑनलाइन बैंकिंग, लेकिन इसमें फ्रॉड जो है वो 500 टाइम्स हुए हैं, साइबर फ्रॉड जो है, साइबर फ्रॉड 500 टाइम्स हुए हैं। जो हमारी वर्किंग है, हमारी वर्किंग को आपको समझना होगा। अभी साइबर लॉज आ रहे हैं बहुत सारे नए, अभी गवर्नमेंट जो डिफरेंट सोशल मीडिया वाले हैं, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इनके साथ में अपने लॉज को एप्लीकेबल कराने के लिए लग गई है। उसमें बहुत सारी हमारे पे जिम्मेदारियां आ रही है कि जो आज जैसे हम बहुत सारी ऑडिट ऐसी कर रहे हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो जो डेटा हमको हमारे क्लाइंट्स हमसे शेयर कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ऐसा नहीं हो कि वो हमारे यहाँ से लीक हो जाए। तो वो उसमें हमारे लिए इवन जो आने वाले अपने मॉडल में हमको बहुत बड़ा अमाउंट एक इंश्योरेंस के लिए रखना पड़ेगा कि कल को क्लाइंट की कोई डेटा हमारे यहाँ से लीक हो जाए तो डायरेक्ट वो हम पे करे तो हम उस क्लेम को कंप्लीट कर पाए, प्लस उसको हमारे यहाँ लीक होने से उसमें मान लो कोई थर्ड पार्टी केस कर देती है और वो हम पे केस आता है, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो ऑल ओवर जो मॉडल है वो बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। मैं यही बार बार सबको समझाने जा रहा हूँ कि 72% प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट्स जो कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो तीनों फील्ड में है, वो मैटर अब नहीं रहेगा साहब। अपना मॉडल एग्जैक्टली डॉक्टर्स लेवल वाला आ गया। आपको एक लाइन चूज करनी पड़ेगी और उसमें आपको एक्सपोर्ट सर्विसेज देनी होगी, तभी आप इंडिविजुअली सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आपको एक ग्रुप में आना पड़ेगा। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा प्रकाश जी की बात से। तो समराइज करें अपन, उसमें अगर उस चीज को समराइज करूं तो पहले वाला जो प्रैक्टिस है वो लाइसेंस बेस्ड आपकी प्रैक्टिस के बजाय अब जो मॉडल होगा वो होगा नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। फेसलेस हो गया इनकम टैक्स का सिस्टम। उसके अलावा पर अपॉर्चुनिटीज भी खूब सारी हैं, बिकॉज जैसे जैसे इकोनॉमी जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ मूव करेगी वैसे वैसे कंप्लायंस एंड ऑल वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो हार्ड वर्क विल पे, इट विल नॉट इजी मनी दैट विल कम योर वे, बट अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज।
एक मैं आप सबसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ, सारे लोग आप जुड़े हुए हैं, एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो हम लोग हमारे तरीके से जनसेवा कर सकते हैं, कि हम लोग को आम पब्लिक को इंश्योरेंस के बारे में बताना पड़ेगा और उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो इंश्योरेंस को एज एन इंश्योरेंस ट्रीट नहीं किया जाता है, इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रीट किया जाता है। तो आप कोई भी, जैसे कोई भी मॉडल, किसी के पास भी इंश्योरेंस एजेंट जाएगा तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है आदमी कि भाई मैं कितने पैसे जमा कराऊंगा और मुझे 10 साल के या 20 साल के बाद में कितने पैसे वापस मिलेंगे। इंश्योरेंस का वो पर्पज है ही नहीं। वो मॉडल आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो देयर आर 100 अदर अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस को एज एन इंश्योरेंस ट्रीट करते हैं, हमको सबको मोटिवेट करना पड़ेगा, सबको ये एजुकेट करना पड़ेगा वन टू टेक टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि कोई भी अगर टर्म इंश्योरेंस आज एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस 30-35 साल की एज में अगर अपन बात करें तो 500-700 रुपए, 1000 रुपए मैक्सिमम महीने में मिल जाता है। 40 साल तक भी अगर आप लेंगे तो 1000 रुपए महीने में आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा। और ये जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं या ये जो पेंडेमिक है या कोई और वजह से एक्सीडेंटल डेथ वगैरह होती है, तो ये जो अमाउंट है एक किसी भी परिवार को इकोनॉमिकली खत्म होने से बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। स्पेशली आप अखबार में पढ़ते हैं कि जैसे ही बाप मर गया तो दोनों बेटे वहीं कोविड वार्ड में लड़ लिए उसके पैसे के लिए, तो वो सारी चीजें नहीं होगी। तो इंश्योरेंस को अपने को हार्ड पुश करना पड़ेगा। और दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए तो लोग ज्यादातर वैसे ही अभी सब लोग एजुकेट हो गए हैं, आप भी जितना पुश कर सकते हैं कुछ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग टर्म इंश्योरेंस के लिए स्पेशली सबको, आप खुद के परिवार में भी सबके लिए लीजिए और बाकी सबको भी आप मोटिवेट कीजिए, बिकॉज इसी वजह से हम लोग बच पाएंगे इकोनॉमिकली, अदरवाइज पूरा फैमिली का जो इकोसिस्टम है वो पूरा खत्म होने वाला है। सर अभी 2 दिन पहले, सर आपने बहुत राइट पॉइंट बताया सबको। सर 2 दिन पहले ही कमिटी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस की एक वेबिनार थी और उसका टॉपिक ये था कि आप मैनेजमेंट रिस्क को इंश्योरेंस के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं, खास करके लिए स्मॉल और मीडियम क्लास प्रैक्टिशनर्स के लिए था। उसमें जो स्पीकर थे पर्टिकुलरली जो इंश्योरेंस को शेयर कर रहे थे, उनसे उस मीटिंग में ही मैंने सबके सामने डिक्लेयर किया है कि सब इसका 1-2 घंटे का आपका एक्सक्लूसिवली हमको सेशन चाहिए होगा। इसमें वो हेल्थ से लेके वो जो डिफरेंट जो इंश्योरेंसेज हैं, बिकॉज हमारे मैक्सिमम लोगों को इंश्योरेंस करा रखा है लेकिन उनको ये नहीं पता होता एग्जैक्टली मैंने क्या इंश्योरेंस कराया है, क्या इसकी मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमारे प्रोफेशन के लोगों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रोफेशन के लोग जो हमारी CSR बनती है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम कह सकते हैं, तो हम लोग पैसा चाहे कंट्रीब्यूट करें नहीं करें, पर हमारा एक्सपर्टाइज अगर कंट्रीब्यूट करके आम जनता को जितना प्रमोट करके और ये टर्म इंश्योरेंस अगर बाई करवा देंगे, तो ऑनलाइन मॉडल में आजकल जैसे मैंने बताया 1 करोड़ का इंश्योरेंस 700 रुपए 500 रुपए महीने में मिल जाता है। अगर यंग एज में 30 साल की एज में लेते हैं तो 50 500 600 रुपए मिल जाता है आराम से। ठीक बात है, और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट। ट्रू सर, दैट इज वेरी ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी ने जो अभी एक बात कही थी उसमें मैं जो कह रहा हूँ सर, जो आप भी कहना चाह रहे थे सर, जो अभी जो प्रोफेशन में नए फील्ड आए हैं और उसमें जो भी एंटर कर रहा है सर, अभी जैसे इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी के 3 साल पहले ये नया एक फील्ड आया है और उसमें 2 एग्जाम है और वैल्यूएशन का है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का है। सर जो भी उस एग्जाम को पास करके उस नई लाइन में एंटर कर रहा है वहाँ बहुत बड़ा फील्ड है। अब हमारे मेंबर को ये समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है कि वो एज वगैरह सबको छोड़ के उसको जो नई लाइनें आई है उसको आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करके उस लाइन में एंटर करना ही पड़ेगा। बिकॉज इंसॉल्वेंसी में हमने जो टोटल पूरा एक्ट है, इंसॉल्वेंसी कोड आया है, ये ऑस्ट्रेलिया में से लिया है और ऑस्ट्रेलिया में आज से 100 साल पुराना है। तो जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अब पास एग्जाम करके आ रहा है वो इंडिया में नहीं होगा, उसको इवन इसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, तो इंडिया से बाहर भी वो अपनी सर्विसेज दे सकता है। ऐसे ही बाहर के जो एक्सपर्ट हैं वो हमारी कंट्री में देंगे। तो हमारे लिए जो चैलेंज है वो वाइस वर्सा है। यदि आप में नॉलेज है तो आप बाहर भी बहुत कुछ कर सकते हो, नई नॉलेज है तो आपको इंडिया में जो दूसरे कंसल्टेंट है वो आके यहाँ पे सर्विसेज देंगे। दैट इज द बिग थिंग। अभी जैसे लेबर लॉज है सर, 44 डिफरेंट एक्ट को मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 4 लेबर कोड बना दिए। और इवन उन्होंने जो अभी इसके पहले तक क्या था कि जो हमारे प्रैक्टिसिंग CA के जो ऑफिस थे वो इसमें कवर नहीं थे, अब इसमें हम लोग भी कवर हो गए सारे। और वो इतना इम्पोर्टेंट नया फील्ड है और उसकी इतनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो भी उस फील्ड में एंटर करना चाहेगा एक बहुत नया बहुत बड़ा फील्ड है, तो हमको ऐसी लाइनों में एंटर करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सिस्टम ऑडिट एक बहुत बड़ा सर, सिस्टम ऑडिट अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो डेटा सेंटर है उसकी सिस्टम ऑडिट की फीस है 1 करोड़ 38 लाख रुपए 1 साल की। मतलब आपको जो सिस्टम ऑडिट्स हैं उनमें एंटर करना ही पड़ेगा। और
फाइनेंशियल ऑडिट उसका एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा। ये हमको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेमंत जक्काड़ी जी का है। हेमंत जी। सर नमस्ते। मेरा सवाल आदरणीय ओम कसेरा जी से है कि सर, जैसा आपने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था कि भी कोरोना के इफेक्ट्स इतने पड़े हैं कि रोजगार बहुत लोगों के छिन गए हैं, और अब जो उनको भविष्य में या तो रोजगार की स्थिति अभी जब तक इकोनॉमी सरवाइव कर रही है जब तक या तो न के बराबर रहेगी, और अगर उनको मिलेगा भी तो उनकी स्किल्स के बराबर उनको मेहनताना नहीं मिलेगा, या उनकी स्किल्स के अनुसार उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो सर मेरा सवाल यह है कि जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है और कोरोना का इफेक्ट्स जो पड़ा है, और उसके बावजूद भी अगर स्किल्स के अनुसार उनको मेहनताना नहीं मिलेगा तो इसके क्या गंभीर परिणाम अभी और आना बाकी हैं, या इससे और विकट स्थितियां भी उत्पन्न होने वाली हैं? सर ये सेम क्वेश्चन अपने अभिषेक मोरदिया जी भी जुड़े हैं अपने साथ, उनका भी यही है कि जो मिडिल मैन है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो रखी है, क्योंकि उसके कुछ फिक्स खर्चे रहते हैं सर। मतलब वो अपने जीवन यापन में कुछ फिक्स खर्चे बांध लेता है, वो उसकी लाइफस्टाइल से और उसकी रिश्तेदारी से जुड़े होते हैं। तो ये फ्यूचर क्या है सर मिडिल क्लास के लिए खासकर? देखिए, जैसा मैंने अपने उसमें वक्तव्य में भी बात कही थी कि नेक्स्ट 4-6 महीने मीडियम टर्म में या डिमांड जो है वो पुअर रहेगी। उसका रीजन यही है कि हमारे पास जो टोटल अवेलेबल इनकम फॉर डिस्पोजल है वो अगर कम रहेगी तो नेचुरल सी बात है, जो फिक्स खर्चे हैं वो तो हमें करने पड़ेंगे। बच्चों की स्कूल की फीस हमें देनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट रेगुलर देनी वाले को पड़ेगी, देना पड़ेगा, सब्जी वाले को देना पड़ेगा, ये सब चीजें हमें करनी पड़ेगी। पर जहां पे वेरिएबल डिमांड होता है, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट है, फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, या कोई अपना फ्रिज या टीवी अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, या अपना सोफा या फर्नीचर अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, नया घर लेने की सोच रहे हैं, ये सब चीजों को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। जो भी है वो मिडिल क्लास की बात करें, वो सब ये जो चीजों को पोस्टपोन करेंगे, और उसी की वजह जो है आगे आने वाले टाइम में, जैसे मैंने बोला, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, या एफएमसीजी सेक्टर हो गया, या अपना जो टेक्सटाइल हो गया, इन सारे सेक्टर्स में डिमांड पूर्ण रहने वाली है, और ये शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में अच्छा फेयर नहीं करेंगे। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इनमें बाउंस बैक आने की उम्मीद है। पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, या जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने बताया आपको, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री है। डिस्पाइट ऑल द फैक्ट्स, फिर भी लोग बाग, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर मुझे लगता है ये सेक्टर वापस बाउंस बैक करेंगे। सर उसमें आप जो कर सकते हैं, मैं मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इस एज में मैंने सब अभी सीसा एक एग्जाम होता है सिस्टम ऑडिट का, जो कि यूएस का एक इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड फेमस, उससे कराया है मैंने। अभी यदि मेंबर्स को यदि अपनी नॉलेज को अपडेट करना है, ये बेस्ट टाइम है कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए जो अभी रिक्वायरमेंट आएगी सिस्टम ऑडिट की, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अपने आप को अपडेट कर लें, तो उसमें बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है। ये मेरा सोचना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सिंह सामोता जी का। यस जी, मेरा क्वेश्चन है ओम प्रकाश कसेरा जी भाई साहब से है कि भाई साहब, मेरा निवेदन ये है कि जैसे आज के टाइम में इंडिया में लगभग 60 से 65 जो प्रतिशत है वो यूथ जनसंख्या है, जबकि हमारी बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं ने ये पहल की थी, या फिर कहीं चर्चा चली थी कि गवर्नमेंट कर्मचारियों की जो सर्विस की जो उम्र है 60 वर्ष, उससे घटा के 55 करना चाहिए। तो क्या इसमें कुछ उम्मीद है, या फिर ऐसा करना सही रहेगा, या फिर क्या रहेगा? देखिए, ये सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि ये सही होगा क्या गलत होगा। जो सर्विंग लोग उनको लगता है कि 60 से 65 कर देनी चाहिए, जो बाहर लोग उनको लगता है कि 60 से 55 कर देनी चाहिए। पर आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट की वर्कफोर्स है वो कितनी है, और उसमें कितना परसेंटेज, कितने लोगों को आउट करने के बाद भी कितने परसेंटेज लोगों को आप एम्प्लॉय कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा। आप 10-20 बेसिस पॉइंट या मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट, मतलब आधा % से ज्यादा कोई आप उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इंडिया की अगर अपन बात करें तो देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, स्किल ओरिएंटेड नहीं है। हम लोग
रट्टाफिकेशन मॉडल पे चलते हैं। और वही वजह है कि हम लोग जो निकलने के बाद में, एजुकेशन से निकलने के बाद में हमारे को वो जो मिसमैच होता है, उसकी वजह से इंडस्ट्री के लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं, या हम लोग में वो कैपेबिलिटी नहीं रहती जो इंडस्ट्री को चाहिए होती है। तो उस वजह से हम लोग का एम्प्लॉयमेंट उस लेवल का नहीं हो पाता जिस लेवल का होना चाहिए। और दूसरी एक वजह ये है कि यूएस में ये चीज समझ में आती है कि वहां पे बहुत ज्यादा, जिसको कह सकते हैं कि मतलब पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होते हुए भी हम लोग कुछ जॉब्स को, जिनको अपन बोलते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब्स, उनको एक हे दृष्टि से देखते हैं, और व्हाइट कॉलर जॉब्स को हम लोग अच्छी दृष्टि से देखते हैं। और उस वजह से जो चीज हमें मिलती है या हम कर सकते हैं वो हम नहीं करते हैं, और जो चीज हमें नहीं मिलती है या नहीं कर सकते वो चीज के पीछे हम पड़ जाते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, आज एक आप अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर अगर रखना चाहते हैं, तो आपको 6,000 रुपए में काम करने वाले बहुत सारे लोग लाइन लगा के आपके ऑफिस के बाहर मिल जाएंगे। पर अगर आप अपने ड्राइवर के लिए 12,000 रुपए भी देना चाहते हैं, तो भी आपको एक अच्छा ड्राइवर ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी आपको एक ड्राइवर नहीं मिलेगा। तो हम लोग को इस चीज से, इस माइंडसेट से एज ए सोसाइटी बाहर आना पड़ेगा। कौन सी चीज, सेम चीज है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, फॉर एग्जांपल रोड के किनारे ठेला लगा के एक आदमी 2,000 रुपये पर डे का बना रहा है, और महीने के उसके 60,000 रुपये हो गए, और एक बैंक में आदमी काम कर रहा है, चाहे वो क्लर्क का ही काम कर रहा है, 20,000 रुपये कमाता है, तो हम लोग अपनी बेटी की शादी बैंक क्लर्क से करना पसंद करेंगे बजाय उस जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उस आदमी की करने की बजाय। तो एज ए सोसाइटी हमको इस चीज से बाहर आना पड़ेगा, और तभी हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, या हमारी इकोनॉमी उस लेवल पे पहुंच पाएगी, हर आदमी वो काम कर पाएगा। क्योंकि जो आदमी जो काम कर सकता है वो आदमी करे, और ये जो ब्लू कलर जॉब्स हैं या हार्ड वर्किंग जॉब्स हैं, उससे उन लोग में हमको जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज तो जो सिचुएशन है वो, क्योंकि इंडिया की आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और कंट्री से, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पास कभी भी उतना काम नहीं रहेगा जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो वो मॉडल में हमको जाना ही पड़ेगा। सर कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। 2 साल पहले मैं यूके गया था, तो वहाँ पे हमने 7 दिन के लिए एक प्राइवेट छोटी वो की थी, बस की थी। उसका जो ड्राइवर था, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हम सब लोगों से ज्यादा अच्छा था। ही वाज सो वेल ऑफ, उसके जो चार्जेस थे सब कुछ थे, ठीक है। अब अपने यहाँ तो अच्छा बस का ड्राइवर है, ठीक है। वहां वो पे सब कोई पूछता भी नहीं है इस बात को, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई आदमी अल्टीमेटली महीने वाले दिन कितने पैसे कमा रहा है, उस बात से फर्क पड़ता है। ये बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या बस ड्राइवरी करके कमा रहा है, या कॉल सेंटर में काम करके कमा रहा है, कि वहां, बल्कि इन जो जॉब्स की कीमत ज्यादा है क्योंकि करने वाले लोग कम है। तो जो ब्लू कलर जॉब्स हैं, मेड का या ये ड्राइवर का, या जो हाथ से काम कर, हमारे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है, हाथ से काम करने वाले लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। चाहे वो आप देखो टेलरिंग का काम हो, चाहे जूते बनाने का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे वो किसी दर्जी, मतलब किसी का भी जो हाथ से काम करने वाला होता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है ही नहीं। तो क्यों नहीं है, मतलब होना चाहिए, उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और मतलब इकोनॉमी के लिए भी वो चीज अच्छी होगी। ठीक बात। थैंक यू सर, आपका जो आज पूरा नॉलेज एनहेंसिंग सेशन रहा। उम्मीद करते हैं लोगों ने, जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मेंबर जुड़े हैं, सब लोगों ने इसका फुल नॉलेज एनहेंसिंग वे में लिया होगा। और प्रकाश सर का भी थैंक यू कहना चाहूंगा। प्रकाश सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से जो टाइम निकाला, और सर आपका भी, आपने भी अपने जो वर्तमान परिस्थितियों में आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां सरकार द्वारा दी गई है वो वर्तमान में बहुत ही अधिक है, बट उसका भी आपने पूरा सी इंस्टीट्यूट के लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। और उम्मीद करेंगे सर, क्योंकि आप सीए हैं तो एक सीए इंस्टीट्यूट की एक अलग उम्मीद आपसे भी जुड़ी रहेंगी। रीजन बीइंग सर, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट मशीनरी से जुड़े हैं। तो फ्यूचर में सर यही रिक्वेस्ट है, जब कभी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर हमें कोई जरूरत हो तो हम सीधा आपसे संपर्क कर सके सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एक्सपीरियंस सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
आज के इस वेबिनार में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।